हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। क्लास 12 की केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में काफी टॉपिक्स जो है वो कवर कर लिए थे। बाकी कुछ टॉपिक्स जो है हम आज के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेंगे कौन कौन से टॉपिक हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। चलिए, लास्ट लेक्चर में हम गैसियस सब्सटेंस की बात कर रहे थे। उनके टर्म्स में हम रेट या रेट डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। तो हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये सॉल्व किया था, जिसको हम आगे लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू P बाय RT। ये लिखा जा सकता है इसको। तो C यानी कि कंसंट्रेशन की जगह पर हम P बाय RT लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट फिर हमने इस तरीके से लिखा था रेट को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के टर्म्स में तो हमें पहले से पता ही था, फिर हमने प्रेशर के टर्म्स में भी लिखा। फिर हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा कि कंसंट्रेशन और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है। चलिए, तो बच्चों इस तरीके से हमने एक इक्वेशन ली। हमने एक इस तरीके से रिएक्शन ली। उस रिएक्शन का जो रेट है वो हमने लिखा। जब इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लिखा तो वो कुछ इस तरीके से था, माइनस इस तरीके से था। लेकिन जब उसी रेट को हमने प्रेशर के टर्म्स में लिखा बच्चों, तो वो क्या था, चेंज कहां पर आया, सिर्फ कंसंट्रेशन की जगह पर हमने क्या रख दी, यहाँ पर क्या रख दिया हमने, ठीक। तो कुछ इस तरीके से, बस डिफरेंस क्या था, इनके यूनिट में डिफरेंस था। जब हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में रेट लिख रहे हैं और जब हम प्रेशर के टर्म्स में रेट लिख रहे हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, यूनिट का यहाँ पे यूनिट हो जाएगी मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगी ATM, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है, ये हमने पढ़ लिया था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स है जिनको हमें पढ़ना है। उसके बाद हम मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, रेट लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए, तो एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन।
चलो, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। अच्छा, ये एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती हैं बच्चों? दोज रिएक्शन which are completed in single step is known as elementary reaction. ठीक है, सिंपल इतना ही रखते हैं, विच कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप। यानी कि जो एक सिंगल स्टेप में जो रिएक्शन हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? एक एलिमेंट्री रिएक्शन कहा जाता है। सिंपल सी बात है। जैसे हम कहें एग्जांपल के लिए H2 प्लस हाफ O2 gives H2O। अब क्या ये एक रिएक्शन, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है? हमें नहीं पता। हम किसी भी रिएक्शन की शक्ल देख, यानी कि इस तरीके से रिएक्शन देख के नहीं बता सकते कि वो रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है या एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, जब तक वहां पर लिखा ना हो कि ये क्या है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इस एलिमेंट्री रिएक्शन से हमें रेट लॉ में हेल्प मिलेगी। रेट लॉ कैसे लिखना है वो हम यहाँ से लिख पाएंगे। ठीक, लेकिन तभी जब हमें पता होगा कि वो रिएक्शन क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो वो कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में या रिएक्शन पर लिखा होगा कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर ऐसा नहीं किया हुआ है तो हम अपने आप उसे एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं मान सकते। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि किसी भी रिएक्शन की शक्ल देख के हम नहीं बता सकते कि वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन है या एक एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। ठीक, बाकी अगर एलिमेंट्री हमें पता है कि वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका मतलब क्या है कि वो सिंगल स्टेप में होने वाली रिएक्शन होगी। ठीक है, अगर हमें पता है कि ये क्या है, कैसी रिएक्शन है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो उसका मतलब यही है कि वो सिंगल स्टेप में हो रही है। लेकिन अगर ऐसे ही कोई भी रिएक्शन लिखी है तो हम नहीं मान सकते कि वो एलिमेंट्री है। हो सकता है वो सिंगल स्टेप में हो रही हो सकता है वो एक से ज्यादा स्टेप में हो रही हो। ठीक है, चलो ये आपको नोट कर लेना है एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती हैं। फिर बात करते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। जैसे कि नाम से तो आप समझ ही गए होंगे, तो आगे उसे पढ़ेंगे, पहले इतना नोट कर लो। चलिए बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जस्ट अपोजिट हो गए एलिमेंट्री रिएक्शंस के। ठीक है, रिएक्शन which are completed in more than one step। ठीक है, यानी कि जो एक से ज्यादा स्टेप में क्या हो जाती हैं, कंप्लीट होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि H2 प्लस Br2 gives 2HBr। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन है, तो हम कह रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्योंकि एक से ज्यादा स्टेप से होती है। ठीक है, जैसे कि पहला स्टेप H2 सनलाइट हीट की प्रेजेंस में क्या होता है? इस तरीके से कुछ रिएक्शंस होती हैं, तो ये एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती हैं, इसीलिए क्या कहा जा रहा है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहा जा रहा है। अब कुछ पॉइंट हमें यहाँ पर लिखने हैं बच्चों।
पहला पॉइंट है ईच स्टेप ऑफ अ complex reaction is a elementary reaction। यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप क्या होगा, एलिमेंट्री। जैसे ये एक एलिमेंट्री, ये भी एलिमेंट्री, ये भी एलिमेंट्री, क्योंकि एक ही स्टेप है, एक ही स्टेप है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक स्टेप क्या होगा, एलिमेंट्री रिएक्शन होगा। अब दूसरी चीज ये है बच्चों कि जो इनमें से क्या होगा, स्लोवेस्ट स्टेप होगा। क्या होगा, स्लोवेस्ट स्टेप, यानी कि सबसे ज्यादा स्लो स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप इज नोन एज आर डी एस। अब ये आर डी एस क्या है बच्चों, ये आर डी एस होता है बच्चों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी किसी भी रिएक्शन में एक स्टेप क्या होता है जो स्लो होता है बाकी स्टेप से। देखो, स्लोएस्ट स्टेप को ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों कहा जा रहा है। अगर कोई फास्ट स्टेप है उसमें क्या हो रहा है, फटाफट से रिएक्शन हो रही है, तो उसमें चेंजेस को हम इतनी जल्दी ऑब्जर्व नहीं कर पाते। जबकि जो स्लो स्टेप होता है उसमें हम आसानी से क्या कर सकते हैं, पूरे रिएक्शन को रीड कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन में उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, यानी कि ऐसा स्टेप कौन सा होता है जिसकी मदद से हमें क्या पता चलता है, रेट के बारे में पता चलता है, या जिसकी मदद से हम रेट डिटरमाइन करते हैं। वो स्टेप कौन सा होता है, वो उस रिएक्शन का सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है। ठीक है, तो अगर कोई रिएक्शन दो स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो दोनों ही हम कह रहे हैं। आप अब कहेंगे कि अगर कोई रिएक्शन दो स्टेप में कंप्लीट हो रही है, ठीक है, तो दोनों ही स्टेप क्या है, फास्ट हैं। लेकिन उन दोनों फास्ट में से भी तो एक स्लो ही होगा, है ना। एक तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, तो एक तो स्लो होगा। तो वो जो स्लो वाला स्टेप होगा वही हमारा क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो किसी भी रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। उसी से हम रेट का पता चलता है। ठीक है, उसी से हम रेट निकालते हैं। इतनी बात समझ में आई कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है। तो यहाँ पे आरडीएस, यहाँ पे हमने इसकी फुल फॉर्म लिख दी है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। समझिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है। ठीक है, इसके हर एक स्टेप को एलिमेंट्री रिएक्शन कहा जाता है। दूसरी चीज बच्चों, जो हमने एलिमेंट्री रिएक्शन पढ़ी, तो हम जैसे ये रिएक्शन है, ठीक है, तो हम इसका डायरेक्टली क्या नहीं लिख सकते, रेट लॉ नहीं लिख सकते अगर हमें पता नहीं है कि ये एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, चलो फिलहाल तो इतना ही, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। अब ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन इज ओनली वैलिड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए वैलिड होता है। जैसे हमने कहा हमारे पास एक रिएक्शन है N1A। अच्छा, इसी रिएक्शन को हम यूज करेंगे बार बार बच्चों। ठीक है, N2B N3C प्लस N4B। ठीक है, और हमें कहा जा रहा है कि ये रिएक्शन कैसी, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। क्या है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन। तो अगर हम कहें कि रेट लॉ क्या होता है, अगर हम यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें बच्चों, तो रेट ऑफ अ रिएक्शन
is directly proportional to the concentration of reactant raised to the power their stoichiometric कोफिशिएंट। यानी कि सिंपली हमने कहा कि रेट अगर हमें निकालना है, हम फॉर्मूले से भी बता सकते हैं, रेट अगर हमें निकालना है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। दूसरी चीज हमने कहा रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखो कैसे, जैसे इसके लिए अगर हम इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, अगर इसके लिए हमें रेट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखो रेट इज इक्वल्स टू, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of A to the power n1 और B raised to the power n2। ये क्या हो गया? इनके लिए रेट हो गया। अब रेट को बच्चों अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है? जैसे कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगा? जैसे हम कह रहे हैं कि हमने थोड़ा सा लकड़ी के ऊपर क्या डाला? थोड़ा सा पेट्रोल डाला, ठीक है, और एक जगह पे लकड़ी के ऊपर 1 गिलास पेट्रोल डाल दिया, तो ज्यादा जलेगा जल्दी कौन? जी, कंसंट्रेशन ज्यादा, जहां पर पेट्रोल ज्यादा है वहीं पर तो ज्यादा आग लगेगी, यानी कि वहां पर रेट ज्यादा होगा ना, जहां पर ज्यादा कंसंट्रेशन है। ठीक है, समझ में आया पेट्रोल वाले एग्जांपल से? तो ऐसा ही, तो इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं? यहाँ पर एक कांस्टेंट, जिसे हम रेट कांस्टेंट भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? के को रेट कांस्टेंट भी कहा जाता है। ठीक है, सिंपल हम ऐसे लिख देंगे, और ये आपको लिखना आना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो, तो जहां पर के की वैल्यू, के क्या है? रेट कांस्टेंट। ये सिर्फ किसमें होता है? ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। चलो पहले इतना नोट कीजिए आप। या हम इसे कह सकते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और ये हम कह रहे हैं कि ये ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। कि ये जो के है, यानी कि रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी हम कह रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से हम क्या लिखते हैं, और ये है हमारा फॉर्मूला, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये इसका स्टेटमेंट है बच्चों। चलो, तो ये आपको इतना नोट कर लेना है अभी। चलो, अब रेट लॉ के बारे में कुछ और पॉइंट हमें लिखने हैं कि रेट लॉ क्या है। रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। अब इसका मतलब क्या है? यानी कि कोई रिएक्शन है, अगर 2A प्लस 3B गिव 4C, तो इसका रेट हम कैसे लिखेंगे? क्या हम इसका रेट ऐसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल्स टू के ए, क्या ऐसा लिखा जाएगा इसका रेट?
अभी तक तो आप सोच रहे होंगे हाँ हमने यहाँ पर तो यही पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर हमने एक बात क्लियर क्या करी कि ये जो रिएक्शन है ये क्या है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इसीलिए इसका रेट ये नहीं होगा बच्चों। इसका रेट कैसे लिखा जाएगा, रेट इक्वल्स टू के, यहाँ पर होगा x और यहाँ पर होगा y, क्योंकि ये वैल्यू हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाती है, ठीक है। इसीलिए हम इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते बच्चों। तो इस तरीके से रेट गलत है, और ये वाला रेट जो है इस तरीके से हमें लिखना है। हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, फिर हम रख सकते हैं। अगर वो रिएक्शन एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, अगर हम कह दें कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो ये वाला रेट सही होगा। तब तो हम क्या लिख सकते हैं, जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको हम लिख सकते हैं, उसकी पावर में लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें कहीं पर ये नहीं दिया हुआ, कहीं पर ये गिवन नहीं है कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए हम इस तरीके से इसका रेट लिखेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां पर बच्चों x क्या है, x है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, और y क्या है, y है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b, ठीक। तो हम यहां पर लिख सकते हैं रेट लॉ कैन बी directly written if the reaction is elementary reaction। अगर क्या है, रिएक्शन क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो रेट लॉ डायरेक्टली लिखा जा सकता है। बट इफ द रिएक्शन इज नॉट एलिमेंट्री, या अगर वहां पर गिवन नहीं है कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, then we have to find rate by experiment। ठीक है, अगर कहीं पर दिया हुआ है कि रिएक्शन कैसी है, एलिमेंट्री है, तब तो हम डायरेक्टली उसका रेट लिख सकते हैं, ऑर्डर को लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर कहीं पर दिया हुआ नहीं है कि रिएक्शन क्या है, एलिमेंट्री है, फिर हमें एक्सपेरिमेंटली क्या करना पड़ेगा, उसका डेटा फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।